हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीआरएम का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का हम लोगों ने पार्ट 4 देखा था। आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 5 देखने वाले हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 to 4 देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये पार्ट 5 देखेगा, क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। क्लियर? चलिए, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हुज डिमांड इज डिक्लाइनिंग विथ टाइम इज कॉल्ड। उस प्रोडक्ट की मांग जिसकी मांग समय के साथ घटती जा रही है वह कौन सी डिमांड कहलाती है, वह कौन सी मांग कहलाती है। तो ये यहाँ पर जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखो भाई, एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी मांग जो प्रोडक्ट के साथ है ना, जो समय के साथ क्या हो रही है, उस प्रोडक्ट का समय के साथ क्या हो रहा है, जो डिमांड है वो धीरे धीरे घटती जा रही है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज कोई सा मोबाइल है, एक्स करके कोई सा कोई मोबाइल है, ठीक है, एक्स करके कोई सा कोई मोबाइल है। इसकी पहले जो डिमांड थी वो अच्छी खासी थी, फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुई, इसकी डिमांड कम होने लगी। तो ये डिमांड कौन सी कहलाएगी इस प्रोडक्ट की, वो कहलाएगी डिक्लाइनिंग डिमांड। हिंदी में क्या कहेंगे, घटती मांग। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे इसे, डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है जिसका प्रोडक्ट समय के साथ क्या होता है, उसकी डिमांड कम होते जाती है। प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो समय के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस प्रकार की डिमांड को क्या कहेंगे, डिक्लाइनिंग डिमांड। अब ये टोटल 8 टाइप्स की ऐसी डिमांड्स होती हैं। कितने टाइप्स की डिमांड्स होती हैं, 8। तो आपको एग्जाम में इन 8 टाइप से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने एक डिक्लाइनिंग डिमांड पढ़ ली है, ऐसे हम टोटल अभी 8 टाइप्स की डिमांड हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, 8 टाइप्स की जो डिमांड्स होती हैं मार्केटिंग में, वह कौन कौन सी होती है। नेगेटिव डिमांड, अनहोलसम डिमांड, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इर्रेगुलर डिमांड, फुल डिमांड और ओवरफुल डिमांड। अभी इसका मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव डिमांड की। तो देखो भाई, नेगेटिव डिमांड मीन्स नकारात्मक मांग। पहली प्रकार की मांग नकारात्मक मांग है, मीन्स नेगेटिव डिमांड है। नकारात्मक मांग तब होती है जब किसी प्रोडक्ट को उसके सभी लक्षित ग्राहकों द्वारा सामान्य रूप से नापसंद किया जाता है। क्लियर हो गया? हमें इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि नेगेटिव डिमांड क्या होगी, कि कस्टमरों का प्रोडक्ट पर गलत फीडबैक आना, नेगेटिव फीडबैक आना, उस प्रोडक्ट को नापसंद करना, कौन सी डिमांड कहलाएगी, नेगेटिव डिमांड कहलाएगी। क्लियर? उसी प्रकार से अनहोलसम डिमांड क्या होता है, मीन्स अनहोनी मांग क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में दूसरे प्रकार की मांग अस्वास्थ्यकर मांग है या फिर अनहोनी मांग है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर अनहोलसम डिमांड है। यदि ऋणात्मक मांग शीर्ष है तो जो अनहोलसम डिमांड पूंछ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नकारात्मक मांग का एक और चेहरा जो है वो आपका अनहोलसम डिमांड होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का नेगेटिव डिमांड था, है ना, क्या हो रहा था नेगेटिव डिमांड में, कि कस्टमरों के द्वारा जो प्रोडक्ट में क्या आ रहे थे, नेगेटिव फीडबैक आ रहे थे, उसे नापसंद किया जा रहा था। बस उसी प्रकार का ये भी यही है, अनहोलसम डिमांड है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द अनदर फेस ऑफ नेगेटिव डिमांड, सब आपका आंसर क्या होगा, अनहोलसम डिमांड। क्लियर हो गया? तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड की, तो तीसरा क्या है आपका, गैर मौजूदा मांग। अर्थशास्त्र में तीसरे प्रकार की मांग को जाना जाता है मौजूदा मांग, या फिर गैर मौजूदा मांग, या फिर नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। यह मांग किसी भी ब्रांड के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है अगर बाजार अनुसंधान सटीक नहीं है। क्लियर? तो ये डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है किसी भी ब्रांड के लिए, यदि मार्केट रिसर्च जो है वो यदि एक्यूरेट नहीं होगा। यदि आप मार्केट में आने से पहले यदि आप रिसर्च करके नहीं जा रहे हो तो ये जो डिमांड है ये आपके लिए जो है हानिकारक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इस प्रकार की जो डिमांड में एक बाजारिया सोचता है कि बाजार में उत्पाद की
मांग है लेकिन वास्तव में उत्पाद की कोई मांग नहीं है। क्लियर। सो नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड क्या होती है? नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड ऐसी डिमांड है कि यहाँ पर जो सेलर है वो ये सोचेगा, जो मार्केटर है वो ये सोचेगा कि भाई प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड तो बहुत है, बट जब वो रियलिटी में उतरता है, जब वो उस मार्केट में उतरता है, तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट की तो कहीं ना कहीं डिमांड है ही नहीं। क्लियर। सो ऐसी डिमांड क्या कहलाएगी? नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। ये एक प्रकार की हाइपोथेटिकल डिमांड हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केटर सोच रहा है ऐसा, लेकिन हो रहा है कुछ। यहाँ पर मार्केटर सोच रहा है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बोले बहुत ज़्यादा है, बट इस प्रोडक्ट की डिमांड तो रियल में, एक्चुअल में मार्केट में है ही नहीं। तो इस प्रकार की डिमांड, इस प्रकार की मांग क्या कहलाती है? नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड कहलाती है। उसके बाद है लेटेंट डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, लेटेंट डिमांड क्या है? कि एक ऐसी डिमांड जिसके लिए प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, या तो फिर ऐसा कह लो कि आज तक विकसित ही नहीं हुआ। क्लियर। सो देखो, एक ऐसी डिमांड जिसके लिए प्रोडक्ट अभी तक बना ही नहीं है, प्रोडक्ट अभी तक बना ही नहीं है, बट उसकी डिमांड है। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे मोबाइल में 10 कैमरे वाला मेरा मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, मेरा मोबाइल जो होना चाहिए वो 10 कैमरे वाला होना चाहिए, बट ये मैंने क्या रखी है? डिमांड रखी है। बट एक्चुअल में ऐसी कोई प्रोडक्ट बनी ही नहीं है जिसमें 10 कैमरा वाला कोई सा प्रोडक्ट हो, 10 कैमरे वाला कोई सा मोबाइल हो। ऐसे ही अभी तक कोई सा प्रोडक्ट बना ही नहीं है। क्लियर। सो डिमांड है, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड अभी तक बनी ही नहीं, मतलब डिमांड है लेकिन उस प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट अभी तक बना ही नहीं है। तो उस प्रकार की डिमांड को हम क्या कहेंगे? लेटेंट डिमांड कहेंगे। उसी प्रकार से डिक्लाइनिंग डिमांड, जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के तौर पर पढ़ा था, ये वाला है ना, वही घटती मांग। क्या है यहाँ पर कि घटती मांग में गिरावट, जैसा कि नाम से पता चलता है, उस उत्पाद की मांग जिसकी मांग समय के साथ क्या हो रही हो? घट रही हो, डिक्लाइन हो रही हो, तो वो डिक्लाइनिंग डिमांड है। अगला है यहाँ पर इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड क्या होता है भैया? अनियमित मांग। यही वह मांग है जिसके कारण एक कंपनी को समय समय पर अपनी मार्केटिंग रणनीति में बार बार बदलाव करना पड़ता है। अब देखो, जो इर्रेगुलर डिमांड होती है, मैंने आपको कहा कि भाई 10 कैमरा वाला मोबाइल होना चाहिए, फिर जो है मार्केट में, इन्वायरमेंट में, या उस जगह, उस प्लेस पर फिर एक डिमांड आ गई कि नहीं नहीं, 10 वाला नहीं, यहाँ पर 12 कैमरे वाला यहाँ पर मोबाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिमांड जो है वो एक जगह सर्टेन नहीं है, वो क्या हो रही है? डिमांड चेंज होते जा रही है। तो उस प्रकार की हम डिमांड को क्या कहेंगे? इर्रेगुलर डिमांड कहेंगे। इसके कारण क्या होता है कि कंपनी को यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो प्रोडक्ट की जो इन लोग अपडेट करते रहते हैं, उस चीज़ को बार बार यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ता है। स्ट्रेटेजीज जो होती है उन्हें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो बस ये किस कारण हो रहा है? कंपनी को बार बार यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज करनी पड़ रही है मार्केटिंग में? क्योंकि इरेगुलर डिमांड्स के कारण। यहाँ पर डिमांड जो है, यहाँ पर मांग जो है ना, कस्टमरों के द्वारा यहाँ पर जो डिमांड जो है वो क्या हो रही है? बदलते जा रही है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद है फुल डिमांड। फुल डिमांड मीन्स पूरी मांग। अब देखो, अगर किसी कंपनी की पूरी डिमांड है तो वह उस कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड होता है। क्लियर। अगर किसी कंपनी की फुल डिमांड है तो वह उस कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड होता है। यह बाजार की वह स्थिति है जहां मांग के बराबर आपूर्ति है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टेट जहां पर मार्केट जो है वह इक्वल सप्लाई करता है, किसके? डिमांड के थ्रू। मतलब जैसी डिमांड है वैसे ही आप सप्लाई कर दे रहे हो, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड है वैसे ही आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर दे रहे हो। तो इस प्रकार की जो डिमांड है वह क्या कहलाएगी? फुल डिमांड कहलाएगी। उसके बाद है आठवां और आखिरी, क्या है? ओवरफुल्ड डिमांड। ये था आपका फुल डिमांड, ये है ओवरफुल डिमांड। दोनों में अंतर समझेगा। अत्यधिक मांग, यह मांग है तब उत्पन्न होती है जब किसी प्रोडक्ट के लिए कंपनी की सीमित विनिर्माण क्षमता होती है, लेकिन इसकी मांग विनिर्माण क्षमता से अधिक होती है। इसका मतलब है कि मांग अधिक है लेकिन आपूर्ति कम है। अब यहाँ पर ओवरफुल डिमांड क्या है भाई? कि यहाँ पर ओवरफुल डिमांड क्या है? कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है, लेकिन आप सप्लाई उतना कर ही नहीं पा रहे हो, आप मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे हो उतना। मतलब डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है किसी प्रोडक्ट की, यहाँ पर डिमांड बहुत है, लेकिन आप इसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जितनी डिमांड है उतना आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सपोज अगर डिमांड यदि X% है तो आप जो है वो ये मान के चलो कि आप सप्लाई जो कर रहे हो वो X -
10% या जो भी है वो आप कर रहे हो। सपोज डिमांड यदि यहाँ पर 50% है तो आप सप्लाई जो हो वो सिर्फ 30% ही कर पा रहे हो, 50% पूरा यहाँ पर डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, ओवरफुल डिमांड हो जा रही है ना, मतलब सप्लाई से ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, तो वो ओवरफुल डिमांड यहाँ पर कहलाएगा, अत्यधिक मांग यहाँ पर कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो 8 टाइप्स की जो डिमांड्स हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द क्वाड्रेंट in GE matrix reflects poor performance units in unattractive units? जीई मैट्रिक्स में कौन सा चतुर्थांश एक अनाकर्षक इकाइयों में खराब प्रदर्शन इकाइयों को दर्शाता है? अब देखिएगा यहाँ पर ये जो जीई मैट्रिक्स है ये क्या कहलाता है, जनरल इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, 9 बॉक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 9 बॉक्स दिखेंगे, यही आपका क्या है, जीई मैट्रिक्स है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर द जीई मैकिन्से मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक द बीसीजी मैट्रिक्स, है ना, बोन्स्टन बोस कंडेंसेट जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर, कौन सा ग्रुप यहाँ पर था, बीसीजी ग्रुप, है ना, मतलब बीसी ग्रुप हम कहते थे इसको। क्लियर, सो बिल्कुल यहाँ पर जो बीसीजी मैट्रिक्स अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल used in corporate strategy to analyze strategic business units or product line based on 2 variables, industry attractiveness and the competitive strength of the business unit। सो देखिएगा यहाँ पर जो आपका बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप होता है इसी प्रकार का, है ना, जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है इसी प्रकार का आपका यहाँ पर जो है जीई मैट्रिक्स है, जिसे हम 9 बॉक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। यह यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, किसके थ्रू, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के थ्रू। पहला तो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। क्लियर, सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जीई मैट्रिक्स में जो कि पुअर परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शो करता है, एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो। सो वो यहाँ पर कौन सा होता है, वो यहाँ पर होता है हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। क्लियर, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। तो यहाँ पर जितने भी ये जो 9 बॉक्सेज हैं, ये जो 9 सेल्स हैं, यहाँ पर आप सभी के ऐसे नाम पढ़ लीजिएगा कि भाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई में यहाँ पर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हाई में यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट ग्रो है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो में और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लो में यहाँ पर क्या है, हार्वेस्ट डाइवेस्ट है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो है वो क्वाड्रेंट के थ्रू यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है, इसको मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है इसी वीडियो के, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर बढ़ते हैं। डैश इज अ लो वॉल्यूम बट हाई यूनिट वैल्यू मार्केट। डैश एक कम मात्रा लेकिन उच्च इकाई मूल्य वाला बाजार है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखो, डैश एक कम मात्रा लेकिन उच्च इकाई मूल्य वाला बाजार है, कहने का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा मार्केट जहां पर वॉल्यूम कम है, ठीक है, लेकिन यूनिट वैल्यू मार्केट जो है वो ज़्यादा है, तो उस प्रकार के मार्केट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट कहते हैं। अगर मैं हिंदी में अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूरेबल मतलब क्या, स्थिर, है ना, स्थिर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थिर, स्थिर उपभोक्ता बाजार, है ना, स्थिर उपभोक्ता बाजार, है ना, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, मार्केट मतलब बाजार, और ड्यूरेबल मतलब स्थिर। तो एक कम मात्रा लेकिन उच्च इकाई मूल्य वाला बाजार क्या कहलाएगा, आपका स्थिर उपभोक्ता बाजार। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्थिर उपभोक्ता बाजार हम किसको कह रहे हैं, तो देखो स्थिर उपभोक्ता बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हों जो आपके घरेलू प्रोडक्ट्स हों, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी ख़राब नहीं होते,
है ना, और लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर हो गए टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है उस प्रोडक्ट का वो कम है, लेकिन यूनिट वैल्यू मार्केट जो है वो क्या है, हाई है। तो इस प्रकार के यहाँ पर मार्केट को क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट कहा जाएगा, और हिंदी में क्या कहेंगे, स्थिर उपभोक्ता बाजार। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, डैश इज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एम्ड टू एम्बेडिंग अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। डैश एक प्रबंधन रणनीति है जिसका उद्देश्य सभी संगठनात्मक प्रक्रिया में गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को शामिल करना। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि भाई एक ऐसा मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी एम टू एम्बेडिंग अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को क्या करे भाई, अब जो क्वालिटी पर ध्यान दे, है ना। एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो क्वालिटी पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में, तो उसे हम यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट कहेंगे, वो होगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस क्वालिटी नाम से ही यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हिंदी में कहेंगे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। डैश, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल से, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ कोर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट एम्स एट विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। डैश एक मुख्य ग्राहक केंद्रित व्यापार रणनीति है जिसका उद्देश्य लाभदायक ग्राहकों को जीतना और बनाए रखना है। तो ऐसा आपका सीआरएम कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रेटेजिक सीआरएम, है ना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम और स्ट्रेटेजिक सीआरएम, कोलाबोरेटिव सीआरएम, ये चारों मैंने आपको सीआरएम यहाँ पर पढ़ाए हैं। क्लियर, फर्स्ट क्लास में। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो भैया फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश अनेबल्स द मार्केटिंग फोर्स टू एक्सेस कस्टमर रिलेटेड डाटा फॉर डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग टारगेटेड ऑफर्स एंड कम्युनिकेशन। डैश विपणन बल या फिर मार्केटिंग फोर्स को लक्षित प्रस्तावों और संचार के डिजाइन, कार्यकारी और मूल्यांकन के लिए ग्राहक से संबंधित डाटा तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। देखो भाई मार्केटिंग ऑटोमेशन सिंपल सा आप ये समझो कि मार्केटिंग ऑटोमेशन वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रकार का एक टूल है जो कि क्या करता है, मार्केटिंग प्रोसेस को कम समय में ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करता है। क्लियर, ये मार्केटिंग में एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से काम होती है, ऑटोमेटेड वे में काम होती है और कम समय में जो अपने जो पूरे काम है वो यहाँ पर कर देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपका ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है वो क्या करती है, यहाँ पर मैनेज करती है किसको, पूरी मार्केटिंग प्रोसेस को, है ना। जो मल्टी फंक्शंस कैंपेन होती है उसको मैनेज करती है। क्लियर, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो मल्टीपल आपके जो चैनल्स होते हैं, जो भी मार्केटिंग में, जो भी कंपनी में जो चैनल्स वगैरह होंगी, उसे क्या करेगी, ऑटोमेटिकली क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन का काम है। अपने यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के यहाँ पर टूल्स वगैरह देती है, और मैक्सिमम जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है वो आपका यहाँ पर ईमेल के थ्रू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। क्लियर, सो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ डैश ए कस्टमर कैन इंटरेक्ट विद बिजनेस कंप्यूटर्स बाय एंटरिंग अप्रोप्रिएट मेन्यू ऑप्शन। डैश की सहायता से एक ग्राहक उपयुक्त मेन्यू विकल्प दर्ज करके व्यावसायिक कंप्यूटरों के साथ बातचीत कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम IVR कहते हैं, मीन्स इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जब कभी भी आप किसी कंपनी में आप फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कोई उठाता नहीं है फ़ोन, डायरेक्ट वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। आपको कहा जाएगा कि भाई पहले वहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से वहाँ पर वॉइस आएगी कि अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो 1 दबाएं, ये जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं, है ना। फिर आखिरी में वो कहेगा कि यदि अगर बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो आपको कहेगा कि भाई अगर
आपको डायरेक्ट अगर बात करनी है तो आप 9 दबाएं, जिससे कि आप क्या है, आप डायरेक्ट उनके एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। मतलब जब तक ज़रूरी ना हो, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तब तक एग्जीक्यूटिव से बात करके यहाँ पर समय हमारा भी और आपका भी व्यर्थ ना हो, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स की जो सॉफ्टवेयर है या एक सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं सारी कंपनियाँ, है ना। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कोई सी भी यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, सपोज अगर कुछ अकाउंट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम कोई भी है, जैसे कोई कंपनी हो, सपोज कोई जो आपके सिम कार्ड की कोई सी कंपनी है, सपोज जियो है ना। यदि आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है या जो भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर केयर नहीं उठाएगा, वहाँ पर आपको कहेगा कि अगर आपको अपना अमाउंट जानना है कब कहाँ क्या ख़त्म हुआ तो 1 दबाइए 2 दबाइए। तो बिना यहाँ पर ह्यूमन से, बिना यहाँ पर किसी पर्सन से बात करे आप अपनी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वो उस चीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IVR कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसकी अगर बेहतर तरीके से अगर हम IVR की अगर डेफिनेशन जाने तो देखो, IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एक टेलीफोन मेनू सिस्टम है जो कि कॉल करने वाले के साथ, है ना, जो सपोज कोई कस्टमर होगा तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हें वॉइस कमांड करता है। क्या करता है, वॉइस कमांड करता है, ठीक है। इसी प्रकार से, है ना, बिना एग्जीक्यूटिव से, बिना किसी पर्सन से बात करे एक वॉइस कमांड करेगा और अपनी सर्विस को बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करेगा। तो उस प्रकार का जो रिस्पॉन्स है वो क्या कहलाता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कहलाता है। क्लियर। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई IVR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर हो गया। IVR का BPO में या जैसा भी बिजनेस में IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। आपको एक जगह ऑप्शन मिलेगा इंटरेक्टिव वॉइस रिप्लाई, तो रिप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो ये IVR का फुल फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया। सो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स की सहायता से एक ग्राहक उपयुक्त मेनू विकल्प दर्ज करके व्यावसायिक कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। द मॉडल दैट सजेस्ट कंपनीज नीड competencies इन 8 एरिया ऑफ CRM टू बी सक्सेसफुल। मॉडल जो सुझाव देता है, एक ऐसा मॉडल जो कि सजेस्ट करता है, जो कि सुझाव देता है कि कंपनियों को CRM के सफल होने के लिए 8 क्षेत्रों में दक्षताओं की आवश्यकता है। मींस एक ऐसा मॉडल जो कि सजेस्ट करता है कंपनियों को कि भाई जो CRM के जो 8 एरियाज हैं उनको अगर आप मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे तो हमारा जो कंपनी का जितना भी जो है वो क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, कंपनी इससे क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो वो यहाँ पर कौन सा मॉडल कहलाता है, वो मॉडल कहलाता है गार्टनर। कौन सा मॉडल कहलाएगा, गार्टनर कंपेटेंसीज मॉडल। क्लियर हो गया। कौन सा मॉडल कहलाता है, जो यहाँ पर सजेस्ट करता है कंपनियों को कि भाई आप 8 एरिया जो है CRM उन पर ध्यान दें, वो कौन सा मॉडल कहलाता है जो सजेस्ट करता है, वो है गार्टनर कंपेटेंसीज मॉडल। क्लियर हो गया। मैं इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो मैं इसको शॉर्ट में आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि कंपनियों को सजेस्ट करता है कि आप CRM के टोटल 8 एरियाज जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा जो भी परफॉर्मेंस है वो क्या रहे, सही रहे। सो वो कौन सा मॉडल है जो सजेस्ट करता है, वो है गार्टनर कंपेटेंसीज मॉडल। क्लियर। अच्छा, अब वो 8 एरियाज कौन कौन से हैं CRM के सक्सेसफुल बनाने के लिए, CRM को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो 8 एरियाज कौन कौन से हैं, तो देखो इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CRM विजन, CRM स्ट्रेटेजी, CRM प्रोसेसेस, वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस, CRM इंफॉर्मेशन, CRM टेक्नोलॉजी, CRM मैट्रिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन। क्लियर। सो ये अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बट इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि वो कौन सा मॉडल है जो सजेस्ट करता है कंपनियों को, तो वो है गार्टनर कंपेटेंसीज मॉडल। ठीक है दोस्तों। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसकी PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, है ना। कल आपको 12-1 बजे तक PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और ख़ास तौर पर अपने चैनल को यहाँ पर आप लोग सभी अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में या फैमिली मेम्बर्स में चैनल को एक बार शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।